नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। देश की सीमाओं पर किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने को तैयार है भारतीय सेना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में सीमा पर हाल के घटनाक्रम को लेकर राज्यसभा में दिया बयान। कहा, चीन की कथनी और करनी में अंतर, भारत की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए जताई सरकार की प्रतिबद्धता। सेना के साथ खड़ा है देश। उच्च सदन में रक्षा मंत्री के बयान के बाद विपक्षी दलों ने दिखाई एकजुटता। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा, भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम के उच्च आदर्शों पर आधारित। अगले साल की शुरुआत में उपलब्ध हो सकती है कोविड-19 वैक्सीन। कोरोना महामारी और सरकार के कदमों पर चर्चा के जवाब के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जताई उम्मीद। कहा, देश में कोरोना संक्रमित कुल मामलों में मृतकों की तादाद 1% से कम रखने का प्रयास। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पर लोकसभा में चर्चा जारी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पेश किया विधेयक। कहा, किसानों के जीवन में आएगा क्रांतिकारी बदलाव। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन आज। बीजेपी 20 सितंबर तक मना रही है सेवा सप्ताह। देश भर में वृक्षारोपण और रक्तदान समेत हुए कई कार्यक्रम। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति समेत देश दुनिया के अनेक नेताओं ने दी शुभकामनाएं। लोकसभा की ओर से भी प्रधानमंत्री को दी गई हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन बॉर्डर पर हालात के बारे में राज्यसभा में आज जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर यथा स्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है और उसका ये प्रयास भारत को किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अपनी अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार देश के मस्तक को किसी भी कीमत पर झुकने नहीं देगी और भारतीय सेना के जवान देश की सीमाओं पर किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में गुरुवार को अपने बयान में ये बात कही। राजनाथ सिंह लद्दाख क्षेत्र में सीमा पर हाल के घटनाक्रम के बारे में राज्यसभा में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बीते दिनों गलवान घाटी में चीन की ओर से सीमा पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सेना ने चीन की इस हरकत का संयम और शौर्य के साथ जवाब दिया। चीन की गतिविधियों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है, उसकी कथनी और उसकी करनी में अंतर है। और इसका प्रमाण है कि जब डिस्कशन चल ही रहे थे, चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव माने उकसाने वाली, भड़काने वाली सैनिक कार्रवाई की गई, तो चीन की तरफ से की गई, भारत की तरफ से नहीं की गई। चाइनीज साइड ने LAC और अपने अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं ताकि भारत की सीमा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन की कार्रवाई विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों के साथ साथ 1993 और 1996 के समझौतों के विरुद्ध है। उन्होंने सदन में सदस्यों को ये भी बताया कि भारत ने चीन को ये स्पष्ट कर दिया है कि दोनों देशों के बीच संबंध तभी सामान्य हो सकते हैं जब चीन सीमा पर शांति के लिए पहले से हुए समझौते का पालन करे। रक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि स्थिति से निपटने के लिए जितने कड़े कदम उठाने पड़े, भारत उठाएगा। और हमने चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया
इस प्रकार की गतिविधियां यथास्थिति को यानी स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास है। और यह भी साफ कर दिया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में सभापति महोदय मंजूर नहीं है। यह दो टूक शब्दों में ये चाइना को बता दिया गया है। भारत के सेना के जवानों को पेट्रोलिंग करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यदि हमारे जवानों ने अपना बलिदान दिया है तो इसीलिए बलिदान दिया है। रक्षा मंत्री ने बताया कि भारत सरकार ने सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट दोगुना कर दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पूरा देश सेना के साथ है और देश हित में कोई भी कदम उठाने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। सदन के नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने रक्षा मंत्री के बयान पर कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर पूरी तरह सेना और सरकार के साथ है। देश की एकता और अखंडता के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी है, हम उस कुर्बानी में बराबर की उनके साथ कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। देते भी रहे हैं, देते भी रहेंगे। इसलिए अपनी पार्टी की तरफ से मैं ये कहूंगा कि हम इस मुद्दे को लेकर, चाइना के मुद्दे को लेकर सरकार के साथ बराबर खड़े हैं। रक्षा मंत्री के बयान के बाद सभी दलों के सांसदों ने एक सुर में सेना की बहादुरी को सलाम किया। सदस्यों ने कहा कि पूरा देश जवानों के साथ खड़ा है। रक्षा मंत्री ने सभी दलों की ओर से एकजुटता जाहिर करने के लिए आभार जताया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। रक्षा मंत्री के बयान पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत ने आज तक किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया है। मैं सभापति के नाते एक व्याख्या करना चाहता हूं देशवासियों के लिए और पूरा विश्व के लिए भी। भारत का परंपरा, भारतीय संस्कृति हमेशा वसुधैक कुटुंबकम, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। हमारा पूरा इतिहास में हजारों साल में हमने कभी भी किसी देश के ऊपर हमला किया नहीं। एक ऐसा कोई उदाहरण भी नहीं है। ये हमारा परंपरा है। इसी परंपरा को हम आगे रख रहे हैं। भारत ने सीमा पर तनाव के मुद्दे पर चीन से कहा कि वो हाल ही में मॉस्को में हुए समझौतों का पालन करे। महत्वपूर्ण भारतीय व्यक्तियों पर निगरानी रखने के मामले पर भी भारत ने चीन से सफाई मांगी है। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि सीमा पर तनाव कम करने के लिए चीन को पिछले दिनों मॉस्को में हुए भारत के साथ समझौतों का पालन करना होगा। Quick and complete disengagement of troops from all friction areas along the LAC. Both sides should therefore focus on easing tensions in the friction areas by refraining from any actions that may lead to an escalation in the situation. This requires strict adherence to the bilateral agreements and protocols and not making unilateral attempts to change the status quo. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को संवाददाताओं के सवालों के जवाब में कहा कि चीन को भारत के साथ मिलकर विवादों की जगहों से यथाशीघ्र हटने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीनी कंपनी द्वारा महत्वपूर्ण भारतीय नागरिकों पर नजर रखे जाने के मामलों को सरकार ने गंभीरता से लिया है। इस विषय पर चीन से पूछताछ भी की है। इस बीच भारत ने मसले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है जो 1 महीने के अंदर हकीकत का पता लगाकर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। See, on this we have seen the media reports. MEA has accordingly taken up this matter with the Chinese side. The Chinese side has conveyed that this company is a private entity and that there is no connection between the company concerned and the Chinese government. गौरतलब है कि 10 सितंबर को RIC की बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच मुलाकात हुई थी। इससे पहले 4 सितंबर को SCO की बैठक के दौरान भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीन के रक्षा मंत्री वी फेंगे से मुलाकात हुई थी। इन मुलाकातों के बाद सीमा पर चरणबद्ध तरीके से तनाव को कम करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर सहमति हुई थी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उम्मीद जताई है कि कोविड-19 वैक्सीन अगले साल की शुरुआत में उपलब्ध हो जाएगी। राज्यसभा में कोरोना महामारी और सरकार के कदमों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चर्चा के जवाब के दौरान कहा कि 3 वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल पहले, दूसरे और तीसरे चरण में पहुंच गया है।
उन्होंने वैक्सीन उपलब्ध होने तक लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील भी की है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एक विशेषज्ञ समिति विभिन्न निकायों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराकर वैक्सीन तैयार करने का काम कर रही है। वैक्सीन के लिए जैसे दुनिया भर में प्रयास हो रहे हैं, वैसे ही उतने ही प्रभावी प्रयास भारत में हो रहे हैं। और भारत में हमारे जो कैंडिडेट वैक्सीन हैं, उसमें 3 लगभग ऐसे हैं जो फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 के अंदर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक एक्सपर्ट ग्रुप इस सारे विषय को भी बहुत गहराई से अध्ययन कर रहा है। एडवांस्ड इसके संदर्भ में प्लानिंग है। हमारे को उम्मीद है कि अगले साल के शुरुआत के अंदर हमें भारत के अंदर वैक्सीन उपलब्ध हो जानी चाहिए। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड-19 की जांच से जुड़े प्रबंधन में सुधार के लिए देश में प्रयोगशालाओं का नेटवर्क मजबूत किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई है। किस तरह से पहले ही दिन से सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को सहायता करने की दृष्टि से, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ मिनिस्ट्री के माध्यम से पैसे उपलब्ध कराए और कई हज़ार करोड़ रुपए हमने सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया, वहीं दूसरी तरफ होम मिनिस्ट्री ने जो है हमारे जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का भी इस्तेमाल करने के लिए 11,000 करोड़ रुपए जो है सारे देश की सरकारों के लिए उपलब्ध कराया। लॉकडाउन के पीरियड के अंदर ये 1700 की 1700 लेबोरेटरीज को देश के अंदर सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के सिस्टम्स के अंदर एस्टैब्लिश करने के लिए सब प्रकार की सुविधा, सब प्रकार के किट्स, सब प्रकार की मशीनें, इसको आईसीएमआर ने देश भर में उपलब्ध कराया। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान पर विभिन्न दलों के सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और आगे की चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। आज बहुत सारी समस्याएं साहब, आज रेमडेसिविर जैसी दवाई, आज ऑक्सीजन के सिलेंडर, कल मैं बयान पढ़ रहा था कि ऑक्सीजन की सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, कृपया कंक्लूड करिए पटेल जी, रूरल एरियाज में ऑक्सीजन के सिलेंडरों की बहुत बड़ी मात्रा में कमी है, रेमडेसिविर की कमी है। एक तरफ रोजगार के अवसर कम हुए हैं तो दूसरी तरफ आवश्यक सामान के दाम बढ़े हैं। मांग खत्म होने से बड़े पैमाने पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग बेरोजगार हुए हैं। महोदय, आपूर्ति प्रभावित होने की वजह से गैर जरूरी आवश्यक सामान की कीमतों में वृद्धि हो रही है और समाज में एक नई तरह की असमानता उपजी है। हम सबको वह दृश्य भी ध्यान होगा जब प्रधानमंत्री जी ने एक सामान्य नर्स से बात की थी, तो उस नर्स का मनोभाव आप उस चित्र में देखते तो वह देखते बन रहा था, जो कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण था कि बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों से लेके और एक सामान्य स्वास्थ्य कर्मी तक प्रधानमंत्री समान रूप से समन्वय की बात कर रहे थे। Since we have a large and young population, government should be overcautious and should rigorously monitor the quality, safety and efficacy of the vaccine. लोकसभा में किसानों के हित से जुड़े 2 विधेयकों, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। विधेयकों को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इन विधेयकों के जरिए किसानों के जीवन में बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए ये विधेयक नए मौके लेकर आएंगे। यह जो दोनों विधेयक हैं, ये खेती को मुनाफे में लाने वाले, किसान को आज़ादी दिलाने वाले और खेती को उन्नत बनाने के लिए भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विधेयक के माध्यम से किसान को अपनी उपज किसी भी स्थान से किसी भी व्यक्ति को बेचने का अधिकार होगा और मंडी की परिधि के बाहर जो भी व्यापार होगा उस पर ना राज्य का कोई टैक्स होगा और ना ही केंद्र सरकार का कोई टैक्स होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सदन की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं दी। आज माननीय प्रधानमंत्री एवं सदन के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर मैं पूरे सदन की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 70वें जन्मदिवस पर देश के साथ विदेशों से भी शुभकामनाएं आ रही हैं। रूस, जर्मनी, फिनलैंड, नेपाल, स्पेन, केन्या समेत कई देशों ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आपने भारत के जीवन मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपरा में निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत किया है। मेरी शुभेच्छा और प्रार्थना है कि ईश्वर आपको सदा स्वस्थ और सानंद रखे और राष्ट्र को आपकी अमूल्य सेवाएं प्राप्त होती रहें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि मैं आपको देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आपके अथक प्रयास के लिए बधाई देता हूं। ये हर्ष का विषय है कि आपके गतिशील नेतृत्व में सरकार विभिन्न चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान कर रही है। आपके आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश को संप्रेरित करेगा और आगामी वर्षों में एक आत्मनिर्भर भारत बनने हेतु मार्ग प्रशस्त करेगा। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें और इसी प्रकार अनेक वर्षों तक राष्ट्र सेवा में संलग्न रहें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राष्ट्र सेवा और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित देश के सर्वप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि मोदी जी के रूप में देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिसने लोक कल्याणकारी नीतियों से वंचित वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा और एक मजबूत भारत की नींव रखी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मौके पर ट्वीट कर कहा कि देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर विश्व पटल पर भारतवर्ष के मान सम्मान को बढ़ाने वाले जननायक प्रधानमंत्री को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित आपका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। वहीं कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री को ट्वीट कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी की तरफ से देश भर में सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। जेपी नड्डा ने कहा कि कोरोना संकट की इस घड़ी में आज भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। पिछले 6 साल में 70 मेडिकल कॉलेज खोले गए, वहीं मेडिकल में सीटें 2 गुनी हो गई। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बदला, देश की राजनीति की संस्कृति बदल गई। इसको हमको समझना चाहिए। और संस्कृति छोटे छोटे शब्द और छोटे छोटे काम से। आप याद कीजिए, उन्होंने पहले कहा कि मैं प्रधान सेवक हूं। ये सेवक शब्द ने बताया और हमारी संस्कृति में डाला कि हम यहां पर राज करने नहीं आए हैं, लोगों की सेवा करने आए हैं। इससे पहले जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी किताब लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स का विमोचन किया। इस किताब लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में नरेंद्र मोदी सरकार 1.0 के गठन से लेकर अब तक के सरकार के रिकॉर्ड्स का जिक्र है। जेपी नड्डा ने इस मौके पर कहा कि बीजेपी ने राजनीति में परिवर्तन का नारा दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने ऐसा करके दिखाया। राजनीति में हम लोगों ने लंबे समय तक परिवर्तन का नारा दिया। लंबे समय तक हमने ये कहा कि हम परिवर्तन के वाहक हैं, दूत हैं, और हमने ये भी कहा कि सरकार के माध्यम से परिवर्तन आ सकता है। लेकिन एक लंबी लड़ाई के बाद, कई बार हताशा होने के बाद, हम आज ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि यह संभव हुआ है
और नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की धरती पर उसको संभव करके दिखाया है। यह मैं जरूर आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक वेबसाइट लॉन्च की और ई बुक रिलीज की। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ई बुक में प्रधानमंत्री मोदी पर लिखे गए 100 आर्टिकल शामिल किए गए हैं। ई बुक में एक आर्टिकल मशहूर गायिका लता मंगेशकर का भी है। मोदी जी का लोगों का विश्वास और प्यार मोदी जी के तरफ बढ़ ही रहा है, कम नहीं होता। जो भी सर्वे हुए उसमें मोदी जी की लोकप्रियता केवल अक्षुण्ण नहीं रही, बढ़ती रही है। प्रधानमंत्री के 70वें जन्मदिन पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से दिल्ली के लोधी गार्डन में 70 पौधे लगाए गए। साथ ही बीजेपी की ओर से साइकिल रैली निकाली गई। इसके अलावा देश भर में अनेक जगहों पर सामाजिक कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार के लिए सौगातों का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इसके साथ ही बिहार के लिए 12 रेल परियोजनाओं की भी शुरुआत होगी। इसमें किऊल नदी पर एक नया रेल पुल, 2 नई रेल लाइनें, 5 विद्युतीकरण परियोजनाएं, 1 विद्युत लोकोमोटिव शेड और बड़ बख्तियारपुर के बीच तीसरी नई लाइन परियोजना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कोसी रेल महासेतु जनता को समर्पित किया जाना न सिर्फ बिहार के इतिहास में बल्कि पूर्वोत्तर क्षेत्र से संपर्क के लिए एक ऐतिहासिक क्षण साबित होगा। इस परियोजना को जनता को समर्पित किए जाने से क्षेत्र के लोगों का 86 साल पुराना लंबा इंतजार खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री सुपौल स्टेशन से सहरसा, आसनपुर, कुफा डेमो ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा 2 नई लाइन परियोजनाओं हाजीपुर, घोसवार, वैशाली और इस्लामपुर नातेसर के अलावा करनौती, बख्तियारपुर संपर्क बाईपास और बड़ बख्तियारपुर के बीच तीसरी लाइन का भी उद्घाटन किया जाएगा। इस मौके पर विद्युतीकरण से जुड़ी परियोजना का भी उद्घाटन किया जाएगा। देश में लगातार 2 दिन तक कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वालों की संख्या 82,000 से अधिक रही है। इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 40,25,000 से पार पहुंच गया है। वहीं कोरोना की जांच का आंकड़ा 6 करोड़ के पार पहुंच गया है। देश में स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वर्तमान में संक्रमितों की कुल संख्या 19.73% रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 82,719 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही अब तक 40,25,000 से अधिक कोविड रोगी ठीक हो चुके हैं। वहीं देश में अभी 10,09,000 से अधिक सक्रिय केस हैं। देश में पहली बार पिछले 24 घंटे में 98,000 के करीब कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 51,18,000 से अधिक पहुंच गया है। इस समय देश में कोविड-19 संक्रमण से मरने वालों की दर 1.63% रह गई है। सरकार की कोशिश देश में कोरोना संक्रमित कुल मामलों में मृतकों की तादाद 1% से कम करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वायरस से अब तक 83,198 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ कोरोना की टेस्टिंग का आंकड़ा 6 करोड़ के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 11,36,000 से अधिक लोगों का परीक्षण किया गया। ICMR के मुताबिक देश में अभी पॉजिटिविटी रेट 7% से कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बीच बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के ऐतिहासिक 75वें सत्र की शुरुआत हुई। इसमें दुनिया भर के नेता डिजिटल तरीके से शिरकत कर रहे हैं। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना से लड़ने के लिए सभी देशों को वैक्सीन मुहैया कराने की गुजारिश की है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 3 करोड़ के करीब पहुंच गया है। संकट की इस घड़ी के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा का ऐतिहासिक 75वां अधिवेशन हो रहा है। सत्र के आरंभ में अपने संबोधन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कोरोना को सबसे बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि कोरोना का प्रकोप अभी नियंत्रण में नहीं है। जल्द ही कोरोना वायरस की वजह से मौत का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच जाएगा। ऐसे में संकट पर काबू पाने के लिए राजनीतिक नेतृत्व, धन की उपलब्धता और देश के बीच असाधारण एकजुटता की आवश्यकता है। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि दुनिया अभी मुश्किल हालात से गुजर रही है। ऐसे में हमें शांति के लिए सामूहिक प्रयास करना चाहिए।
This is also the moment when the international community needs to come together to defeat the virus. Many pin their hopes on a vaccine. But let's be clear, there is no panacea in a pandemic. A vaccine alone cannot solve this crisis, certainly not in the near term. We need to massively expand new and existing tools that can respond to new cases and provide vital treatment to suppress transmission and save lives, especially over the next 12 months. But starting now, a vaccine must be seen as a global public good because COVID-19 respects no borders. We need a vaccine to be affordable and available to all, a people's vaccine. एंटोनियो गुतारेस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के अब तक के इतिहास में ये वर्ष सबसे कठिन है। कोविड-19 से लड़ने के लिए सभी देशों को स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के साथ टीकों और उपचार के विकास में सहयोग करना होगा। साथ ही उन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए सभी को वैक्सीन देने का आग्रह किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका यानी कि IBSA ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की रफ्तार तेज करने की मांग की है। बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में हुई बैठक में एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी देशों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। बैठक में महसूस किया गया कि वर्तमान समय की चुनौतियां ज्यादा जटिल हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई हैं। ऐसे में मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन का ढांचा शांति और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने में प्रभावी नहीं है। बैठक के बाद जारी वक्तव्य में कहा गया है कि सरकारों के बीच सुरक्षा परिषद में सुधारों पर बातचीत की अत्यधिक धीमी प्रक्रिया, जिसमें पारदर्शिता की कमी है, पर निराशा व्यक्त करते हुए हम जोर देकर कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि ऐसे कदम उठाए जाएं जिनका नतीजा निकले और ये कदम एक औपचारिक स्तर पर एक व्यापक मसौदे पर पूरे विचार विमर्श के साथ उठाए जाएं। इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका की ओर से वहां की विदेश मंत्री ग्रेस नालेदी पांडोर और ब्राजील से वहां की राष्ट्रीय संप्रभुता और नागरिकता मामलों के उप मंत्री फाबियो मार्जानो ने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आज हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन साल 1948 में हैदराबाद निजाम के शासन से मुक्त हुआ था और भारत में इसका विलय हुआ था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस मौके पर सरदार पटेल को याद करते हुए लिखा कि आज देश श्रद्धापूर्वक भारत के एकीकरणकर्ता सरदार पटेल की दूरदर्शिता और निर्णायक कार्रवाई को याद करता है। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि 72 साल पहले देश के इतिहास के एक अहम मोड़ पर उनके द्वारा ही हैदराबाद राज्य का भारत के संघ के साथ एकीकरण सुनिश्चित किया गया। वहीं इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना, मराठवाड़ा और हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के निवासियों को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय गृह मंत्री ने ट्वीट किया कि तेलंगाना, मराठवाड़ा और हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के निवासियों को हैदराबाद मुक्ति दिवस की शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि मैं उन सभी बहादुर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सलाम करता हूं जिन्होंने क्षेत्र के लोगों को निजाम और रजाकारों के अमानवीय और निर्दयी शासन से मुक्ति दिलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।